एक तो होता है फौजदारी, फौज में लड़ाई झगड़े करते हैं फौज, तो फौजदारी मामलों में चिकित्सकी जाता है, लड़ाई झगड़े का मामला को कहते हैं फौजदारी मामला, समझ पा रहे। और एक होता है दीवानी मामला। एक कौन सा मामला होता है? दीवानी में कि मैं तेरी हो जाऊं, दीवानी ब्याह 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 वाली बात है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये वाली बातों को कहते हैं। चलो ध्यान दो। डीपीएसपी, डीपीएसपी को बेसिकली हम लोग कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। आप लोगों के सिलेबस में है भाग 4। तो संविधान के अंदर खूब सारे भाग बने हुए हैं, 22 भाग। उन 22 भागों में से जो चौथे नंबर का जो भाग है, उस चौथे नंबर के भाग का नाम है नीति निर्देशक तत्व। उसका नाम क्या है? नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है नीति निर्देशक तत्व। ऐसे तत्व हैं जो नीतियां बनाने के लिए निर्देश देते हैं। तो गवर्नमेंट, जैसे हमारे कुछ काम होते हैं कि हमें ये काम करने होते हैं, जैसे घर पे हम लोग काम करते हैं, फिर संविधान के अंदर भी कुछ लिख दिया कि आपके देश के प्रति भी कुछ काम होने चाहिए। जैसे कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो हमारे कर्तव्य होते हैं। ऐसे ही केवल नागरिकों के कर्तव्य बना दिए जाएं तो काम चलेगा, या सरकार के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए? सरकार अगर मान लीजिए कुछ काम करते करते भूल जाए, उसको कुछ सूझ बूझ भूल जाए, वो क्या पागल हो जाए तो वो कहाँ से पता चले उसको कि मुझे क्या करना है? तो सुबह उठते हैं, उनका टाइम टेबल जो है, वो जो सरकार का जो टाइम टेबल है, ये सरकार का टाइम टेबल, सरकार का। क्लियर हो गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ऐसे कहते हैं इनको। आपको याद नहीं करना, याद ये करना कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, और भाग 4 में आर्टिकल चलते हैं, कुछ लाइन्स वहां लिखी हुई है। तो लाइन नंबर 36 से लेकर के 51 तक, 36 से, सामान्य बात है कि भाग 4 है, भाग 4 में 36 से लेकर जो 51 तक जो लिखा हुआ है वो डीपीएसपी। उसके बाद में ध्यान दो कि ये मूल संविधान के अंदर, जब संविधान को लिखा गया था तब मूल संविधान के अंदर लिखा हुआ था। कल हम लोग मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे थे, और कर्तव्य में मैंने कहा था वो मूल संविधान के अंदर लिखे हुए नहीं थे। जब 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया था, कंप्लीटली लागू हो गया कि चलो अब तो हमारे देश को चलाना है, कुछ समझ में नहीं आए तो इसको देखना है, समझ में आ रहा है तो भी देखना है, ध्यान रखना है, संविधान के अनुसार चलाना है हमारे देश को। एक राष्ट्रपति होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो फिर सबको शुद्ध हाँ राष्ट्रपति बनाओ जल्दी बनाओ, ऐसे। तो संविधान के अनुसार देश को चलाना था। तो संविधान जब लागू हुआ उस दौरान उस किताब के अंदर ये डीपीएसपी की लिस्ट पहले ही चिपकी हुई, मौलिक कर्तव्यों की लिस्ट नहीं चिपकी हुई थी। समझ पा रहे हो? मौलिक कर्तव्य तो हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े थे, वो हम लोगों ने रूस से लिए थे। वो कहाँ से लिए थे? तो हम लोग किताबें पढ़ते थे, तो रूस वाली किताबें पढ़ी, तब हमें पता चला कि वहां पर मौलिक कर्तव्य चलते थे, ऐसे जोड़ लिए थे। डीपीएसपी को जब हम लोगों को जोड़ने की बारी आई मूल संविधान में, तब ये जो हम लोगों ने लिए, ये लिए आयरलैंड से। ये कहाँ से लिए हम लोगों ने? तो आयरलैंड का संविधान पढ़ा, वहां उनके संविधान के अंदर ऐसे लिखे हुए थे, हम लोगों को लगा हमारे संविधान में भी होनी चाहिए, तो आयरलैंड से हम लोगों ने लिए, फिर हमारे संविधान के अंदर लिख लिए। क्लियर? चलो उसके बाद में ये क्या है? तो ये जो सरकार होती है, सरकार के लिए दिशा निर्देश है कि सरकार को क्या काम करना चाहिए। और जब मैं आप लोगों को दिशा निर्देश दे दूं कि आपको ये काम करना चाहिए, बताओ वो बाध्यकारी होता है या नॉन बाध्यकारी? ठीक है, बाध्यकारी नहीं है वो। तो जब दिशा निर्देश में आपको दिशा दूं कि ऐसा ऐसा काम करो, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर दंड मिलेगा आपको। मैं तो कम से कम दंड आपको नहीं दे सकता। तो ये बाध्यकारी नहीं है। सरकार के जचे तो स्वास्थ्य योजनाएं चलाए, सरकार के चले तो अन्नपूर्णा को बंद करे, कर सकती है वो। हम लोगों को हंगामा करना पड़ता है तब जाकर के, बाकी सुप्रीम कोर्ट आकर के कभी ये नहीं कहते हो गवर्नमेंट आपने अन्नपूर्णा योजना को बंद कर दिया, ऐसे नहीं कहते कभी। आपने यहाँ हॉस्पिटल नहीं खोला, इतना कुछ भी नहीं कहते। तो सरकार के जितने काम है वो सारे काम उनके ऐच्छिक हैं, ये संविधान के अंदर लिखा हो। क्लियर? तो इनकी प्रकृति है जो ये सलाहकारी है, केवल ये सलाह देने का, यहाँ से सलाह मिल जाती है उनको कुछ क्या करना है तो यहाँ से सलाह ले लो, इनको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा उनको सरकार को। तो मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को यहाँ से समझ में आ जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आता तो ये पढ़ते हैं रोज बैठे बैठे। तो ये सलाहकारी बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद में इसमें जितने आर्टिकल लिखे हुए 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल आपको सारे याद होने चाहिए। क्लियर? सेकंड ग्रेड वालों को विशेष रूप से, सीटी वालों को तो आप तो कर लेना, सारे याद कर लेना। 36 के अंदर लिखा हुआ है कि हम लोग बार बार इसके अंदर एक, जैसे आप लोग ये पढ़ते हो कि राम ने खाना खाया, राम उठा, राम सोया, राम ये, राम आया, तो बार बार राम कहने की बजाय आप तो उसने खाना खाया, उसने, समझ पा रहे हो? तो उसकी जगह एक शब्द आपको रख देना चाहिए। तो पहले आप लोगों ने एक बार में बता दिया राम, बार बार राम बताने की क्या आवश्यकता है? तो इन्होंने बता दिया कि बीच बीच में हम लोग राज्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे। किसका शब्द का इस्तेमाल करेंगे? और उस राज्य शब्द का मतलब आपको ये समझना है कि सरकार, कि राज्य हैं जो स्वास्थ्य योजनाएं चलाएगी, तो आपको समझ जाना है कि सरकार चलाएगी। समझ पा रहे हो? तो इन्होंने सबसे पहले जो राज्य शब्द है, उस राज्य शब्द का पहले उल्लेख कर दिया कि राज्य शब्द का मतलब क्या होता है। चलो, राज्य का मतलब उन्होंने बताया, एक तो संसद, एक तो क्या हो सकती है? संसद हो सकती है। तो केंद्र में तो होती है संसद, अगर हम लोग राज्य में देखें तो यहाँ होती है विधानसभा। संसद, विधानसभा, एज इट इज रटना है आपको, संसद, विधानसभा। वहां होती है जैसे कार्यपालिका, हमारे यहाँ भी कार्यपालिका। क्लियर? तो
केंद्र सरकार कार्यपालिका की सरकार होती है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वहां की संसद, यहाँ की विधायिका। क्लियर। उसके बाद में क्या है, स्थानीय निकाय की पंचायत के अंदर सरपंच साहब बैठते हैं, वो सरपंच साहब भी राज्य के अंतर्गत गिने जाते हैं, वो भी क्या है। तो इन्होंने लिखा बाद में कि राज्य का ये काम होगा, ये सारे काम किसके हैं, राज्य के। आप लोगों को राज्य का मतलब ये नहीं सोचना कि राज्य का मतलब राजस्थान, राजस्थान नहीं। इस संविधान के अंतर्गत जहां राज्य शब्द लिखा हुआ है उसका मतलब होगा कि ये चार चीजें, या तो संसद होगी, संसद का मतलब होगा कि वहां पर जो एमपी साहब बैठते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो, और ऐसे हमारे विधायक साहब होते हैं, ऐसे ही वो विधायक भी, उनको भी राज्य गिनते हैं। उनका भी काम है, उनका काम भी क्या है, ये सारा ही काम करना, आजीविका के सोर्स उपलब्ध करवाना, ये सारे काम उनके विधायक को भी करने पड़ते हैं, सरपंच साहब को भी करने पड़ते हैं, क्योंकि स्थानीय निकाय लिखे हुए, समझ गए, स्थानीय निकाय। उसके बाद में अन्य प्राधिकारी, कि कोई भी ऐसा जिसको कहते हैं ऑथोरिटी, कोई भी ऐसी ऑथोरिटी जिसको कानून बनाने की थोड़ी थोड़ी शक्ति है, कानून को लागू करने की शक्ति है उसके पास है अगर, तो उसके भी ये सारे काम है, उनको भी सारे काम करने पड़ेंगे। क्लियर। ये तो वापस बोलो, एक तो संसद है, विधानसभा है, उसके बाद में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और स्थानीय निकाय है जिसमें शहरी वाला है, पंचायती वाला, तो सरपंच साहब के भी ये सारे काम होंगे, और मेयर साहब के भी होंगे, शहर में मेयर साहब बैठते हैं तो उनके भी होंगे। और उसके बाद में अन्य प्राधिकारी जिनको कुछ पावर्स दी हुई है, वो प्राधिकारी, जैसे यहाँ लिखी हुई डीएसएसबी लिखी हुई, यूपीएससी लिखी हुई, आरपीएससी, उनको भी कुछ काम करने चाहिए। फिर 12 में भी, और यहाँ इन्होंने लिखा है कि जो आर्टिकल 36 में राज्य का मतलब वही होगा जो आर्टिकल 12 में, तो आर्टिकल 12 में भी राज्य शब्द है, उसका मतलब भी यही है, आर्टिकल 36 में जो राज्य शब्द है उसका मतलब भी यही है, जहां जहां राज्य शब्द आता है उसका मतलब यही है। आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि ये आदमी जो कुछ भी काम करेंगे देश का सुधार करने के लिए काम करेंगे, या अगर वो देश का सुधार नहीं करे तो न्यायालय में आप लोग जाके उनकी शिकायत नहीं कर सकते, पहले ही बता दिया नहीं। सबसे पहले तो परिभाषा ही बताई कि राज्य के अंदर हम लोग किन किन को शामिल करेंगे। 37 के अंदर उन्होंने जस्ट बता दिया कि अगर वो ऐसा ऐसा काम नहीं करेगी राज्य मिलके, तो आप कोर्ट में जाके उनकी शिकायत नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो। तो कुछ योजनाएं हैं जो जिनको बंद कर दी है, जैसे पिछले दिनों कुछ लैपटॉप वितरण योजना चला करती थी, अब लैपटॉप दे ही नहीं रहे, तो कोई इकट्ठा होकर के वहां गए, कोर्ट में गए नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का जो कर्तव्य है बेसिकली वह सलाहकारी है, ये बाध्यकारी नहीं है, उन पर बाध्यता आरोपित नहीं है। और आर्टिकल 37 में पहले ही लिख दिया उन्होंने कि न्यायालय के अंदर आप लोग नहीं जा सकते अगर वो कोई योजना बंद कर देते। समझ गए बात को। ओके। उसके बाद में आर्टिकल 38 की तरफ आइए। 36 राज्य, 37 न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते। अब 38 पे आइए। 38 से एक्चुअल में इनके काम शुरू होते हैं, 38 से एक्चुअल में काम शुरू होते हैं। दो तो इनके बारे में बताने का है और इनको थोड़ा रिलैक्स देने का है कि न्यायालय में नहीं जा सकते, ऐसा रिलैक्स इनको मिल जाता है। अब आगे देखिए आप लोग, आर्टिकल 38 के अंदर लिखा है कि राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का क्या होगा? अब राज्य आप लोग समझ गए, संसद है, विधानसभा है, एमएलए है, एमपी साहब है, सरपंच साहब है, राष्ट्रपति जी है। अब मुझे बता, प्राइवेट संस्था का भी कर्तव्य है क्या? प्राइवेट का नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है कि प्राइवेट नहीं है, तो प्राइवेट राज्य के अंतर्गत नहीं आता। तो आर्टिकल 38 के अंदर लिखा हुआ है कि राज्य का एक कर्तव्य होगा कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। लोक कल्याण की मतलब लोगों का कल्याण करने का प्रयास करेगा। तो लोगों का कल्याण जितना हो रहा है उसमें वृद्धि करने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है कि लोगों का कल्याण 2019 में जितना हो रहा है इस बार भी वो गण, ऐसा नहीं करेगा, उसमें अभिवृद्धि करेगा। उसमें क्या करेगा? ठीक है, याद हो रहा है? थोड़ा थोड़ा अटेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा याद आपको। शुरुआत में आपको यहां से यहां तक पहुंचोगे, इस बीच में खूब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और जब मैं वापस रिवीजन कराऊंगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो पूरा पूरा क्रिस्टल की तरह क्लियर हो गया। तो 38 में है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। वापस बोलो, लोक कल्याण की अभिवृद्धि का। ये तत्व लैंग्वेज मैंने इसलिए लिखी, बेर एक्ट से लिखी है कि बेर एक्ट जो संविधान, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रदत्त संविधान है जिसके अंदर बाबा साहब लिखे गए हैं, हालांकि वो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा महोदय ने लिखा था, तो वो जो उन्होंने जिस लैंग्वेज में लिखा है उसी लैंग्वेज में, इसी लैंग्वेज में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता था कि लोगों का भला करने का काम, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा और ऐसी व्यवस्था बिठाएगा। क्या करेगा? ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ऐसे ही न्याय प्रस्तावना में लिखे हुए आप लोगों ने पढ़े। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, वहां भी ऐसा लिखा। तो यहाँ पर भी ये लिखा है कि सामाजिक न्याय भी देना है उनको,
आर्थिक न्याय भी देना, आर्थिक मतलब पैसे टकों का मतलब ध्यान रखना है उनका, पैसे टकों के मामले में भी ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति परेशान है उसको पेंशन वेंशन दे दो करके, अन्याय नहीं होने देना उसके बाद। राजनीतिक न्याय मतलब पॉलिटिकल भी उसको थोड़ा स्ट्रांग बनाना है, जिसको कुछ आता ही नहीं है तो उनको थोड़ा सिखाना है, वोट ऐसे दे भाई। ठीक है, 38 के अंदर लोक कल्याण करने का प्रयास करेगा, जिसके अंदर 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके बाद में 39 पे चलिए। 39 में खूब सारी बात, 39 में 39 में खूब सारी बातें आपको याद रखना और याद हो जाएगी। 39 में कुछ नीतियां बनाई हुई हैं, ये काम करेगा राज्य सरकार का, क्या क्या काम है तो 39 में और बताया कि स्त्री और पुरुष को समान रोजगार दिया जाएगा। स्त्री और पुरुष को वो प्रयास किया करेगा कि स्त्री और पुरुष को समान रोजगार मिले। कैसा रोजगार मिले? स्त्री और पुरुष को समान रोजगार मिले। कि मान लीजिए कि पुरुष है जो बॉर्डर पे जाके लड़ सकता है, तो ये रोजगार कोशिश करेगी सरकार की ये महिलाओं को भी मिल जाए। आजकल जाने लगी है ना, तो इसका मतलब वो ये काम कर रहे हैं कि समान रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। क्लियर हो गया? तो समान उनको रोजगार। और उसके बाद में दूसरा बी, ए हो गया बी, तो पहले तो रोजगार दे दिया, फिर बी, बी में लिखा बी से भौतिक, बी से भौतिक, याद हो गया कि भौतिक संसाधनों पे स्वामित्व और नियंत्रण का ऐसा काम करेगा वो। भौतिक संसाधन होंगे, बी से भौतिक संसाधन, शब्द शब्द आपको ध्यान रखना है कि बी से भौतिक संसाधन, 39 बी से भौतिक संसाधन, कि भौतिक संसाधन है उनको, भौतिक संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, इस भौतिक मतलब इस भू के अंदर, धरती के अंदर इसके संसाधन कौन कौन से, प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे संसाधन है, जल है, अन्न है, तो ये सारी जो खनिज है, ये जो खनिज है, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति गया वहां और दूसरों को पीटा भगा दिया, सारे खनिज पे सोना सोना मेरा, सोना सोना, ऐसा नहीं करेगा वो, समझ गए? तो वो लीलवाणी वाला जो एरिया, उधर तो क्या निकलता है, मैंगनीज निकलता है, उसके पास में ये जगपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, ऐसे कुछ एरिया है, तो वहां से तो कोई स्ट्रांग व्यक्ति ऐसे तो पकड़ लेगा, सबको भगा देगा और सोना बेचता रहेगा, तो उस पर ऐसा स्वामित्व नहीं होने देगा। सरकार क्या काम करेगी, भौतिक संसाधन जितने भी हैं, पानी है, पानी पे ये तालाब मेरा, आज के बाद में इसमें से पानी कोई नहीं गिरेगा, तो गवर्नमेंट आएगी उधर से बांट के कि देख लो मेरा संविधान के अंदर लिखा हुआ है, मैं करूंगा काम, और आपको भौतिक संसाधन जितने भी आपका स्वामित्व है, कितना गए इतना गए, इतना पानी ले जाओ भाग जाओ, तो उसमें भी ठीक तरीके का वितरण करने का प्रयास करेगा। किसमें? भौतिक संसाधनों में। कहा लिखा है 39 बी, फिर 39 सी में लिखा सेंट्रलाइजेशन नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा? सेंट्रलाइजेशन का मतलब, सेंटर का मतलब होता है केंद्र, आपका कहाँ आया सेंटर, केंद्र वहां आया, तो सेंटर, तो सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, होने देगा, केंद्रीयकरण नहीं होने देगा। किसका? पैसों तक होगा। एक व्यक्ति मैंने क्या किया कि जितने पैसे कमाए उनको रख लिए बोरा भर लिए, मेरे गुंडी पीढ़ियां खाई, तो एक जगह मैंने पैसे सारे सारे रख लिए, और ना तो मैं कोई रोजगार धंधे चला रहा हूँ, रोजगार धंधा चलाऊं तो बाकी वहां काम करने आएंगे तो सारा पैसा उनके पास जाएगा, मैं रोजगार धंधा चला ही नहीं रहा हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ और यहाँ काम करने, ला यार पैसा इकट्ठा कर लिया, तो सरकार आके पकड़ लेगी कि भाई साहब पैसा पैसा तेरा ही नहीं है, पैसे पैसे क्या करती पैसे की, तो वो कहेगी इस डेयरी को समाप्त करो और सबको वितरण करो। तो धन का केंद्रीयकरण नहीं होने देगा, ये की जगह पर सेंट्रलाइजेशन नहीं होने देगा, समझ गए आप लोग? सी में होगा, सी से केंद्रीकरण, सी से केंद्रीकरण नहीं आएगा, सी का भी कई बनता है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन नहीं आएगा, तो केंद्रीकरण शब्द आ गया, इट मीन्स 39 सी। भौतिक शब्द दिख गया, बाकी कहीं जगह नहीं आएगा भौतिक शब्द, आपको टेंशन नहीं करना, मैं बहुत सोच समझ के किया है, भौतिक शब्द कहीं नहीं आएगा। तो भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण की थोड़ी व्यवस्था वो ध्यान रखेगा। तो भौतिक संसाधन शब्द बी से भौतिक संसाधन, ए के अंदर रोजगार, क्लियर हो गया? तो समान रोजगार दिया जाएगा, महिला और पुरुष समान है तो उनको समान रोजगार मिलना चाहिए। तो जैसे पुरुष पट्टी ऊंचाता है तो महिला को चलो फिर चलते हैं हम डी, फिर कहां चलते हैं हम लोग? देखो पहले तो क्या था, रोजगार के समान साधन देगा, मतलब रोजगार समान देगा, और डी के अंदर लिखा है कि उनको समान कार्य कर रहे हैं तो उनको वेतन भी समान दिया जाएगा, वेतन भी। माइंड को एक बार यहाँ कंसंट्रेट होकर के सुनोगे तो याद हो जाएगा। डी के अंदर क्या है? डी मतलब 4 नंबर पे आता है, तो मैंने वहां लिख रखा 2 बराबर 2, 2 प्लस 2 समान समान, ऐसा कुछ आ रहा। तो डी के अंदर समान कार्य करेगा और समान ही उनको पैसे देके मिलेंगे। आप लोग मान लीजिए आप सेकंड ग्रेड में लग गए, मैं भी सेकंड ग्रेड में लग गया, मैं तो पहले से हूँ, मतलब पहले से हूँ, मैं 2019 से तो नहीं हूँ, बाद में लगा। उनको लगेगा इसका ये तो कुछ नहीं है। तो
मान लीजिए कि आप नौकरी लग गए और एक पुरुष भी नौकरी लग गया, आप महिला हो, पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, उसको ज्यादा वेतन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ लिखा हो कि समान काम कर रहे हो, 6 घंटे आप भी ड्यूटी कर रहे हो, 6 घंटे वो भी ड्यूटी कर रहे हैं, दोनों के समान रोजगार है, तो समान आपको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। समझ गए? तो ये यहाँ से लिया गया है, वो जो आपको सेम सेम जो वेतन मिलता है वो यहाँ से लिया गया। उसके बाद में ई, फिर क्या है, चिंता नहीं करनी आपको, याद हो जाएगी सारी। ई के अंदर है कि जो श्रमिक होंगे, काम करने वाले श्रमिक होंगे, महिला होगा, महिला भी होगी, पुरुष होगा, उन सारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, उनकी शक्ति का, पावर्स का दुरुपयोग नहीं होने देगा, पावर्स का दुरुपयोग नहीं होने देगा। मान लीजिए किसी के पास में पावर है, उसके पास तो पावर है, तो ऐसा नहीं है कि उसको चलो तरह से मकान उठवाते हैं, ऐसा काम नहीं करेंगे, उनकी पावर का सम्मान किया जाएगा। थोड़ा क्लियर हुआ? आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर घर जाकर के आराम से रट लेना, धीरे धीरे, भले ही वो अब 10 दिन में याद हो, आपको क्या टेंशन, आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट समझिए। तो ई के अंदर ये लिखा है कि श्रमिक है, महिला है, पुरुष है, उनका जो, उनके पास जो शक्ति है, उन शक्ति का, उनकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग भी यहाँ आप जोड़ दिया है, मतलब जुड़ा हुआ है इसमें, कि बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग, सुकुमार है छोटे छोटे बच्चे, और उनको बड़े बड़े कारखानों के अंदर लगा दिया कि जा इसको इंडल लगा जोर जोर से, बच्चा है इतना सा, तो बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग भी नहीं होने देगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? डी के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि डी के अंदर तो समान कार्य समान वेतन, ई के अंदर लिखा हुआ है, ऐसे आप लोग सोचते। फिर है एफ, फिर क्या है, एफ, और एफ के अंदर लिखा हुआ कि बच्चों को भी वातावरण अच्छा प्रदान करो, बच्चों को वातावरण, प्रदूषित वातावरण के अंदर पटक दिया, बच्चे खांसने लग जाए, तो सरकार का कर्तव्य है कोई प्रदूषित वातावरण में पड़े हुए तो उन बच्चों को थोड़ा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। समझ गए? तो बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण प्रदान किया जाए। ये किसका कर्तव्य? राज्य का कर्तव्य। और राज्य में कौन आता है? गवर्नमेंट आती है। तो केवल राज्य सरकार ही आती है, हमारे मुख्यमंत्री जी, भजन लाल जी अंकल जी आते हैं, या फिर नरेंद्र भाई साहब भी आते हैं? नरेंद्र भाई साहब भी आते हैं। 39A, उसके बाद में एक और जोड़ा इसके अंदर, 39A, क्या जोड़ा? खत्म हो गया। वो ए छोटा है, वो कैसा है? इधर नीचे आ रहा है बड़ा, जब जोड़ते हैं वो बड़ा जोड़ते हैं, वो कैसा जोड़ते हैं? तो बड़ी एबीसीडी आती है तो वो तो जोड़ा गया है, छोटी एबीसीडी आ गई तो वो पहले से ही। हालांकि कभी कभी छोटे में वो मिस्टेक कर देते, कुछ कर देते, जैसे ऐप है उसके बारे में हम लोग बात करें। तो 39A, बड़ा वाला ए, और 39A के अंदर लिखा हुआ है कि प्री लीगल एड, प्री लीगल, फ्री में आपको लीगल एड मिलेगा। एड का मतलब होता है उपचार, और लीगल उपचार मिलेगा आपको। मान लीजिए क्या लिखा, निःशुल्क विधिक सहायता। तो एक तो होता है इलीगल, नाम सुना आप लोगों ने, वो इलीगल काम करता है, अवैध काम करता है। एक होता है लीगल, लीगल होता है तो इसका मतलब इलीगल का उल्टा है। तो लीगल का मतलब थोड़ा कानूनी का। तो निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी आपको। कौन सी सहायता मिलेगी? 39, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी वेरी विजय मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 39A कि आपको फ्री लीगल एड मिलेगा, निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। मान लीजिए आप लोग गरीब व्यक्ति हो, सारे गरीब हो, तभी तो पढ़ाई कर रहे हो, तो सारे गरीब हो। अब आप लोगों के विरुद्ध हो गया कोई केस, केस हो गया, केस हो गया, अब आपको अदालत में जाना है। अदालत में आप सीधे जाकर के बातचीत नहीं कर सकते कि एक तरफ जज साहब बैठे, आप गए, जज साहब मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है, ऐसे आप लोग डायरेक्ट जाके नहीं, जज साहब से कभी आप लोग बात नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्ट। आपको एक वकील करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वकील, और वकील पैसे लेता है, वकील, और भाई साहब खूब पैसे लेता है। अब खूब पैसे लेता था, आपके पास खूब पैसे थे नहीं, अब क्या करोगे? दूसरा उधर वाला आदमी है तो उसने तो खूब पैसे देकर के ले लिया, एक बड़ा सा वकील, उसको कह दिया ये ऐसे ऐसे आरोप लगा देना उसको। हाँ हाँ ठीक है, और उसने पढ़ लिया कौन कौन सी धारा लगवानी है, जज साहब को कह के। आपके पास वकील ही नहीं है। अब आप तो ऐसे ही गए वहां, दबड़ 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 वहां गए, और जैसे जाके वो पग डंडिया में खड़े हुए, कौन सा डंडिया होता है, उस डंडिया में आप खड़े हुए और खुद बोलने लगे थे। जज साहब ने कहा आपका वकील कहाँ है? मैं कहा वकील नहीं है। तो जज साहब कहेंगे कि कोई बात नहीं, वकील नहीं कर सकता, प्राइवेट दे दो। वकील साहब बुलाओ, सरकारी वकील बुलाओ, इनकी हेल्प करिए, फिर सरकारी वकील मिलता है। क्या मिलता है बताओ? फ्री में मिला, इलीगल मिला या लीगल मिला? एड का मतलब उपचार, आपको लीगल उपचार मिला है फ्री में, इसको कहते हैं फ्री लीगल एड, फ्री लीगल। और इसका मतलब निःशुल्क विधिक सहायता, विधि कानून को ही कहते हैं, तो आपको विधिक सहायता मिलेगी निःशुल्क।
एक ज्ञान तो ये और हो गया। ये तो बड़ा पढ़ने के साथ में एक और ज्ञान हो गया हम लोगों को। उसके बाद में एक है आर्टिकल 40। ये कौन सा है? 40 के अंदर है। 40 को देखो, 4 को देखो ध्यान से, हालांकि क्या 4 को क्या देखो, और ऐसे मान लो, मैं अभी अभी सोचा है कि मान लीजिए कि ये 4 दिखाई दे रहा है, इसको सोचो आप कि ये 4 तो प है, और ये जो बिंदी है ये इसके ऊपर वाली बिंदी। थोड़ा सोच पा रहे? ऐसे में अभी सोचा है कि ऐसा बताया जा सकता है कि ये हो गया आपका 4, जिसे 40 में आपको बताना है, तो ये प, ये वाला ऊपर लगा दो, तो पंचायती राज की स्थापना, पंचायती राज की, कि पंचायती राज की स्थापना करना है। सरकार का काम क्या है? मतलब सरपंच और पंच बनाने हैं, पूरी व्यवस्था बिठानी है। पहले सरपंच और पंच नहीं हुआ करते थे। 73वां 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन किया गया, फिर बाद में पंचायती राज की स्थापना की गई। फिर क्या की गई? पहले पंचायती राज व्यवस्था हमारे पास नहीं थी, फिर सरकार को पता ही नहीं था, सरकार बेटी बेटी पढ़ती रहती थी क्या क्या करें क्या करें, तो वहां लिखा हुआ था आर्टिकल 40, और 40वीं लाइन पढ़ी उन्होंने कि पंचायती राज की स्थापना करें। फिर लोगों को बुलाया, अरे आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, ये सा काम करेंगे यार, मैं तो बहुत दिनों से बैठा हूँ। तो फिर लोगों को बुलाया, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ लिखा पंचायती राज ऐसे ऐसे व्यवस्था कर दो। फिर उन्होंने एक संविधान संशोधन किया 73वां, साथ में किया 74वां, और 2 संविधान संशोधन करके उन्होंने ये सरपंच और पंच की व्यवस्थाएं करना, पंचायत स्तर पर ये व्यवस्थाएं, तो उन्होंने पंचायती राज की स्थापना की, समझ गए। और पंचायती राज में शहरी निकाय की भी स्थापना की उन्होंने। यहाँ पर भी मेयर पार्षद ये बैठते हैं, तो ये व्यवस्थाएं पहले नहीं हुआ करती, तो यहाँ से पढ़ने के बाद में बनाई है। यहाँ से पढ़ने के बाद में सरकार को कल आई, और फिर सरकार ने बनाई। क्लियर हो गया? तो अब तक के वापस याद करो कि एक बार सोचो 36 के अंदर, तो 36 में स्टार्टिंग होती तो राज्य समझाएगा सबसे पहले, तो मेरा मेरा राज्य है, उसका मतलब क्या है राज्य। 37 के अंदर कि राज्य के विरुद्ध आप कोर्ट में नहीं जा सकते, मना कर दिया उन्होंने। फिर 38 से एक्चुअल में शुरू होता है। 38 में लिखा है कि लोगों का कल्याण करना है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। वेरी गुड। 38 के बाद में 39 में तो खूब सारी बातें, और 39 की खूब सारी बातों को याद करते हैं। 39 में एक मतलब ए मतलब लिखा है कि समान रोजगार दिया जाएगा, सबको समान रोजगार दिया जाएगा। बी के अंदर, बी से भौतिक संसाधनों का स्वामित्व थोड़ा ढंग से किया जाएगा। और उसके बाद में सी के अंदर सेंट्रलाइजेशन, जो केंद्रीकरण है, उस पर रोक लगा दो भाई साहब, एक ही जगह केंद्र एक ही जगह नहीं देना, केंद्र अलग अलग देना। ओके। और फिर क्या है? डी है, डी के अंदर समान कार्य और उसका समान समान वेतन देना, तो पैसे टकों में भेदभाव नहीं करना, लड़का लड़की एक समान। और उसके बाद ई के अंदर लिखा होगा कि श्रमिक होंगे, महिला होंगे, बच्चे होंगे, उन सारों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, उनके स्वास्थ्य का संरक्षण किया जाएगा, बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में एफ के अंदर है, बच्चों को भी गरिमामय वातावरण प्रदान किया जाएगा, एफ के अंदर। उसके बाद में 39A, बड़ा वाला ए, 39A में प्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता, इसको रट लो, निःशुल्क विधिक सहायता 39A, निःशुल्क विधिक सहायता 39 बड़ा ए, निःशुल्क विधिक सहायता, ऐसे याद कर लो। हो गया ये? तो याद हो गया पक्का, 100% हो गया है, मुझे पता। और 40 आपको याद ही नहीं करना, 40 को याद नहीं करना है। क्या याद नहीं करना है? 40 में क्या है? पंचायती राज, इसको याद नहीं करना है। 40 में कौन सा याद नहीं करना है? 40। और 40 में क्या है वो याद नहीं हो गया आपको याद, तभी तो आप बता रहे हो कि 40 के अंदर ही है। क्लियर हो गया? उसके बाद चलो अब हम लोगों को 41 से शुरू करना है, यहां तक तो आपको याद हो गया। 40 में तो 4 पंचायत राज, 41 42 43 तीनों को एक साथ याद करते हैं। दमन दीव है तो दमन। चलो तो 52 गज का दामन, दामन नहीं है, दमन ही है। तो द का मतलब होता है कुछ दशाएं। द का मतलब क्या है? दशाएं, कुछ दशाएं हैं, वैसी दशाएं आपको प्रदान करनी है। दशा बगाड़नी नहीं है, दशा बनानी है। सरकार का काम क्या है? दशा बनानी है, दशा बगाड़नी है, दशा बनानी। कौन कौन सी दशा देनी है? एक तो देनी है काम, शिक्षा और लोक सहायता, या रोजगार। काम, शिक्षा और रोजगार, काम शिक्षा और ये चीजें प्रदान करनी है। कौन करेगा ये? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के लिए शब्द क्या इस्तेमाल किया? राज्य का कर्तव्य होगा कि वो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और रोजगार प्रदान करेगा, काम, शिक्षा और रोजगार प्रदान करेगा। ठीक है, मैं उसके बाद ये तो सीखिए आप लोग, कुछ दशाएं, ये दशाएं आगे। फिर मैं लिखा, मैं का मतलब होता है मानवोचित दशाएं। कौन सी दशा प्रदान करेगा? ऊपर तो देखो काम की दशा है, शिक्षा की दशा है, रोजगार वाली दशा, और नीचे लिखा मानवोचित दशा है। कौन सी दशा प्रदान करेगा? जो मानव के लिए उचित हो वैसा काम प्रदान करेगा।
ऐसा नहीं है कि आपकी ड्यूटी लगा दी जहां पर धुआं उड़ता रहता है और उस धुआं वाले कोयले के कारखाने के अंदर लगा दी ड्यूटी। कारखाना है, उस कारखाने के बड़ी वो गट्टर लगा हुआ, ढेर पड़ा है और ढेर के अंदर घुसा दिया, अंदर है आपकी ड्यूटी। समझ पा रहे हो? तो बताओ मानव के लिए उचित है या मानव के लिए उचित नहीं? अनुचित है। तो मानवोचित दशाएं प्रदान करेगा गवर्नमेंट। क्या करेगी? मानवोचित दशाएं। कहां लिखा हुआ मानवोचित शब्द? जैसे आप लोगों ने देखा मानवोचित कहीं भी नहीं आएगा। मानवोचित शब्द आएगा द मैंने, तो या द मान ऐसे मान लो, तो मां से मानवोचित दशा। क्लियर हो गया? तो मानवोचित दशा, आपको मानवोचित दशाएं प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में मानवोचित दशाओं के अंतर्गत एक और शब्द उन्होंने दिया हुआ है, प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता, मान लीजिए कि महिला है और महिला को बेबी होने वाला है, तो बेबी होने से पहले की कंडीशन होती है उसको प्रसूति नहीं कहते उसको, पहले वाले तो उसको तो फोर्टिसाइड अवस्था कहते हैं, गर्भवती अवस्था का। तो जब उनके मान लीजिए बच्चा बच्ची हो गए, तो अगर वो प्रसूति अवस्था से गुजर रही है और गवर्नमेंट ये कह देगी ड्यूटी पे नहीं आ रही है, कैंसिल, आज के बाद गर्भा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है कि प्रसूति सहायता देनी है गवर्नमेंट। महिला है, महिला को प्रसूति सहायता दो। क्या दो उसको? कि प्रसूति के समय उसकी हेल्प करो, और उस समय उसको हेल्प क्या चाहिए? छुट्टियां चाहिए उसको, तो वो छुट्टियां दो। ये कहां लिखा हुआ है? ये मानवोचित दशाओं वाले के अंदर ही लिखा है। तो मानवोचित है, मानव के लिए उचित हो वो काम करना है, न्याय संगत, अन्याय काम नहीं करना है, न्याय वाला काम ही करना है। तो न्याय संगत, मानवोचित और प्रसूति सहायता 42 के अंदर लिखा। फिर है 43। आपके तो बहुत ज्यादा डीप हो गया होगा, तो मैं जहां जहां टिक करूं वो आप उनको याद कर लें। अभी मैं यहां से यहां तक पहुंचने के बाद मैं टिक करूंगा, ये याद करना। ओके, फिर है 43। इसको 43 नहीं बोलते, इसको क्या कहते हैं? 43 कहते हैं। तो हिंदी वाले आप ध्यान रखना, 43 कहते हैं। 43 में न लिखा हुआ, तो न से होता है निर्वाह योग्य मजदूरी। मजदूरी कितनी मिलेगी आपको? निर्वाह योग्य। राज्य का कर्तव्य है आपको निर्वाह योग्य मजदूरी। आपको मजदूरी दी, निर्वाह चली 7 रुपए पर, पूरे दिन पर काम किया, आपको 7 रुपए देके भेज देगा। तो बताओ वो निर्वाह योग्य मजदूरी है या अनिर्वाह योग्य मजदूरी है? समझ पा रहे? तो यहाँ लिखा हुआ कि अगर ऐसा कर दिया तो गवर्नमेंट का कर्तव्य, गवर्नमेंट बगी आएगी, भजन लाल जी भी आएंगे, कार लेके आएंगे, कार से उतरेंगे, 7 रुपए कैसे दिए तुमने, इसको पूरे पैसे दिए, निर्वाह योग्य मजदूरी तो दे कम से कम, तो निर्वाह योग्य मजदूरी मिलेगी। ये कहां लिखा? द मैंने 41, 42, 43 नहीं 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी। क्लियर हो गया? अब चलो 43 में ही कुछ चीजें और जोड़ेगी, 43A 43B 43A। क्लियर हो गया? और आपको सबसे खूबसूरत बात बताता हूं कि जहां पर भी ए जोड़ा गया है, जैसे 39 में ए जोड़ा गया, यहां पर भी 43 में ए जोड़ा गया, जो भी ए जोड़ा गया इस वाले पार्ट में डीपीएसपी में जहां भी ए जोड़ा गया वो 42वें संविधान संशोधन से, वो सारा ही कहां से? कितनी खूबसूरत बात है, ए वाले 42वें संविधान संशोधन से। आप लोग यहां ध्यान दें कि मजदूरी मिल गई, और मजदूरी मिल गई, फिर 43 में ए लिखा हुआ उन्होंने जोड़ा कि मजदूरी निर्वाह योग्य मजदूरी देनी है, उसके साथ में और भी काम करवाने। व्यक्ति अगर ठीक ठाक है तो उसको पूरा मजदूरी देके घर भेज दोगे? नहीं, पूरा मजदूरी देके घर मत भेजो, घर भले भेजो उसको, लेकिन मजदूरी मत पुराओ। दिमाग अगर उसका है तो आप जो मैनेजमेंट जो टीम है उसके अंदर भी उसको शामिल करो, मैनेजमेंट वाली टीम के अंदर भी। 43A उसके अंदर लिखा है कि प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। प्रबंधन मैनेजमेंट को कहते हैं कि प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, प्रबंधन कर्मकार भागीदार। ओके, फिर लिखा है 43 और 43B में कहा कि फिर सहकारी समितियां बनाओ। फिर क्या बनाओ? प्रबंधन में आप लोग चले गए, उसके बाद में सहकारी समितियां बनाओ। क्या बनाओ? तो 43 याद हो गया कि 43 के अंदर निर्वाह योग्य मजदूरी, 43A प्रबंधन के अंदर जाना है, कर्मकारों की भूमिका, और फिर याद हो गया सहकारी समिति, और सहकारी समिति वाला जो जोड़ा गया, ये तो 42 से जोड़ा गया क्योंकि 43A आ गया, ये तो आप लोग सीख गए। ये जो बी वाला जो जोड़ा गया ये 97 से जोड़ा गया। कहां से? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में ये आदमी में 97 से कौन सा जोड़ा गया? 43B। सहकारी समितियों वाला मामला 97 से सहकारी समिति याद हुआ थोड़ा? चलो वापस देखो, 41, 42, 43 मैंने कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता या रोजगार। उसके बाद में मैं से मानवोचित दशाएं सब दिख जाए। आप लोग सेकंड ग्रेड वालों को विशेष रूप से ये पूछे जाएंगे, ऐसे डीप देंगे वो। और फिर नी से निर्वाह योग्य मजदूरी,
तो निर्वाह योग्य मजदूरी 41, 42, 43, 43 के अंदर निर्वाह योग्य मजदूरी 43A, 43B। तो प्रबंधन के अंदर कर्मकारों की भूमिका, और फिर सहकारी समितियां, वो तो 42 पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ये 97 से। वेरी गुड, आप लोग सीख गए। उसके बाद में आप लोग 44 पे चलो। कहाँ चलो आप लोग? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है 44। वापस लौट के आऊंगा, मेरा ये रही आगे पीछे लगता रहता है। अभी आगे जा रहा हूँ, थोड़ी देर में पीछे आऊंगा। चलो, तो आर्टिकल 44, आर्टिकल 44, और 44 को देखो, इधर भी 4 दिख रहा है, इधर भी 4 दिख रहा है। कितना आसान है, समान और समान नागरिक संहिता, समान नागरिक 44 में समान नागरिक संहिता, समान नागरिक, बहुत आसान। और समान नागरिक संहिता, इसको कहते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि जितने भी धर्म है हमारे यहाँ, उनके अंदर कुछ धर्म ऐसे हैं जिनके अंदर छोटी सी बच्ची की शादी कर देते हैं। जैसे मुस्लिम संप्रदाय जो है, मुस्लिम संप्रदाय का एक लॉ चलता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। क्या चलता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, 1937 का उनका एक लॉ है, उन्होंने बना रखा है। और उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब लड़की या लड़के की शादी करेंगे तो वो थोड़ी प्यूबर्टी एज में आ जाए, मेच्योर हो जाए, वो मेच्योर दिखने लग जाए, ऐसी अवस्था आते ही उसकी शादी कर देंगे। अब प्यूबर्टी एज तो करीब 15 साल में आ जाती है, तो 15 साल में तो समझदार हो जाता है इस मामले में। 15 साल में क्यों देते लोग? सरकार ने कहा नहीं, हम लोगों ने कानून बना रखा है 18-21 का, उसको फॉलो करो यार, समझ पा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जो जितने भी नागरिक है उनके लिए एक संहिता चलेगी, एक ही कानून चलेगा, समान नागरिक संहिता। और गवर्नमेंट ने जो कानून बना रखा है कि 18 साल की लड़की होनी चाहिए, 21 साल का मिनिमम एज लड़के की 21 होनी चाहिए, 18 उसकी होनी चाहिए। और बीच में 21-21 भी कर दिया था, तो 21-21 में किया था। कब किया था? 21-21 की उम्र कर दी थी कि लड़की की भी 21 होनी चाहिए मिनिमम, लड़के की भी मिनिमम 21 होनी चाहिए। ये 2021 में किया गया। ये कब किया गया? 2021 में किया गया। लेकिन इसको अब तक लागू नहीं किया, अभी भी मामला केवल 18 और 21 का ही। तो मुस्लिम संप्रदाय के अंदर ऐसा माहौल है। तो गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि हर राज्य का अपना कर्तव्य है कि वो प्लीज अपने वहां इलाके में जितने लोग रहते हैं उनको समझाए, और समझाने के बाद में अपना एक सिविल कोड लागू करे कि यहाँ सबके लिए समान है, 18-21 ही रखनी है। कोई घर देख, वो कहते देख हमारे लॉ के अंदर लिखा, लॉ को बंद करे यार, 18-21 कितना, समझ पा रहे हो? इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको क्या कहते हैं? सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक, समान नागरिक संहिता की जितने भी नागरिक हैं उनके लिए समान संहिता होनी चाहिए। ओके ओके, ये बेसिकली ये जो सामान्य जो मामले होते हैं इनको कहा जाता है दीवानी मामले। कौन से मामले? एक तो होता है फौजदारी, फौज में लड़ाई झगड़े करते हैं, फौज, तो फौजदारी मामलों में चिकित्सक जाता है, लड़ाई झगड़े का मामला को कहते हैं फौजदारी मामला, समझ पा रहे? और एक होता है दीवानी मामला। एक कौन सा मामला होता है? दीवानी में कि मैं तेरी हो जाऊं, दीवानी ब्याह व्याह ब्याह व्याह वाली बात है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये वाली बातों को कहते हैं दीवानी मामला। इनको क्या कहते हैं? तो दो प्रकार के मामले होते हैं, एक तो फौजदारी जिसमें लड़ाई दंगे कर दिए तो वो फौजदारी मामला, और अगर दीवानी हो गई है किसी की, उससे ब्याह करना चाहती हैं, उससे तलाक लेना चाहती है, तो वो दीवानी मामला। वो कौन सा मामला? चलो, तो इन दीवानी मामलों में समान नागरिक संहिता होगी। बताओ, समान नागरिक संहिता दीवानी मामलों में होगी या फौजदारी मामलों में होगी? क्लियर हो गया? तो आप लोगों के कथन में अगर वो पूछ ले तो आप लोग बता देना अगर ये दीवानी मामलों में होता है, इन्होंने फौजदारी दे दिया, ये तो गलत। क्लियर? ओके। सबसे पहले जो कहीं पर लागू था ये मामला, गोवा में पहले लागू था। गोवा में हमारे यहाँ पे पुर्तगाली आ गए थे, जैसे अंग्रेज आए थे ऐसे पुर्तगाली आ गए थे पुर्तगाल से, और उन्होंने गोवा पुदुचेरी वाले एरिया पर कब्जा कर लिया था, और वहां बैठे रहते थे। कौन आ गया रे, भगाओ उसको, ये हमारा राज्य है। ऐसे हमारे यहाँ राजा रहते थे, ऐसे वो राजा बन गए थे वहां। तो पुर्तगाली गोवा में बैठे रहते थे और गोवा वाले एरिया को अपने अधीन कर रखा था। और गोवा में वहां के राजा वो है, तो वहां उन्होंने एक यूसीसी लागू की, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता गोवा में। गोवा में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शादी करनी है तो इतनी उम्र रखनी होगी, ये करना है तो ये करना पड़ेगा, तलाक ऐसे ले रहा है। अभी नियम क्या है, राज का नियम क्या है, उसके अकॉर्डिंग करना। ऐसा पुर्तगालियों ने ऐसा नियम बना रखा था। पुर्तगाली को भगा दिया हम लोगों ने, हालांकि वो चल गए थे फिर बाद में, वही काया उठ गए थे। तो पुर्तगाली चले गए तो वहां तो वैसी व्यवस्था थी जो वो लागू की लागू रह गई, हम लोग को कोई चेंज करने की आवश्यकता पड़ी नहीं। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि संविधान कहता है सरकार का दायित्व है यूसीसी लागू करो, वहां तो ऑलरेडी लागू है। तो ठीक है, थैंक यू कहा हम लोगों ने पुर्तगालियों को। तो गोवा में तो पहले से ही लागू है, ठीक है। उसके बाद में अभी 2025 में, 2024 वाले में, 24 में तो उसको पारित किया उत्तराखंड में।
कहा? उत्तराखंड। पहली बार उत्तराखंड में यूसीसी पारित किया और उसको लागू कर दिया। तो पहला ऐसा स्टेट, पहला ऐसा राज्य जहां पर समान नागरिक संहिता, अब वहां पे ब्याह तलाक उलाक एक सिस्टम से होगा, एक सिस्टम से, एक कानून के तहत होगा। तो किसी का अपना कानून नहीं चलेगा, समझे? और उनका गवर्नमेंट का कानून चलेगा, वो है उत्तराखंड। वो कौन सा है? तो फर्स्ट राज्य जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा यूसीसी लगाई गई है वो कौन सा है? उत्तराखंड। 2024 में तो इसको पारित किया गया था। बिल लाना पड़ता है, फिर बिल को वहां की जो सभाएं होती है उनके अंदर पास आउट करना पड़ता है। तो 2025 में लागू हुआ है। कब हुआ? पीछे चल, 2025 में। 2026 में भी वहां को देखने के बाद में इधर हंगामा मच गया और हम भी लागू करेंगे, हम भी लागू करेंगे। 2026 में करंट अफेयर चल रहा है। 2026 में भी एक तो चल रहा है असम का, एक तो कहां का चल रहा है? एक चल रहा है गुजरात का, एक कहां का चल रहा है? करंट अफेयर 2026, इसको मैंने ऐड कर दिया। गुजरात और असम में भी हाल ही में, गुजरात में मोदी जी तो चलते हैं, है नहीं वहां, लेकिन तो गुजरात वाले एरिया में भी यूसीसी लगाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने पारित कर दिया है लेकिन अभी लागू नहीं किया। एक असम है, असम के अंदर तो अभी मई वाले करंट अफेयर को आप देखोगे तो उसके अंदर ही लिखा हुआ है। तो कहाँ यूसीसी और लगाने की बात चल रही है? गुजरात और असम। कहाँ लागू कर दिए? उत्तराखंड। कहाँ पहले से ऑलरेडी? तो एक यही है। चलो आप यहाँ तक सीखिए। तो ऐसे मैंने बता दिया, आप लोगों को ज्यादा नहीं पता जाएगा, लेकिन आप लोगों को डीपीएसपी लिखा हुआ है तो हो सकता है वो कनेक्ट कर दे इस बात को हाल ही में। ठीक है, चलो उसके बाद आप लोग वहां पे देखो 36 में राज्य, 37 के अंदर न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते, 38 के अंदर लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, 39 में 39 ए बी सी डी ई एफ तो समान रोजगार, बी से भौतिक संसाधन, सी से सेंट्रलाइजेशन, डी से समान कार्य समान वेतन, ई से ई आ गया। तो ई के अंदर जो महिला होंगे, पुरुष होंगे, बच्चे होंगे, उनकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। और एफ के अंदर है बच्चों का वातावरण अच्छा प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद 39 बड़ा वाला ए, बड़ा वाला ए और बड़ा वाला ए में समान नागरिक संहिता, सॉरी निःशुल्क विधिक सहायता। उसके बाद में 39 के बाद 40, 40 के 40 पंचायत, 40 को याद ही नहीं करना पंचायत, वो तो आप आपके घर में पंचायत है, खूब सारे बैठ के पंचायत करते हैं घर में। फिर 41, 42, 43 दमानी, दमानी दमानी बोल दो, दमानी बोल। तो दशाएं कौन कौन सी? काम, शिक्षा, रोजगार। और उसके बाद में मैं से मनोचित दशाएं, मनोचित दशाएं। फिर न से निर्वाह योग्य मजदूरी, और फिर उसमें ए और बी में तो निर्वाह योग्य मजदूरी, प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका, भागीदारी। और उसके बाद में सहकारी समिति 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के माध्यम से जोड़ा गया। 42 संविधान संशोधन के माध्यम से ए जोड़ा गया। ए 42 ठीक है। उसके बाद में 44 में समान नागरिक संहिता, सबसे पहले गुजरात गोवा वाला में पहले, उसके बाद में उत्तराखंड में 2023 और 25 में लागू, और अभी 26 में मामला असम और गुजरात का चल रहा है। ठीक, आप लोग सीखिए। उसके बाद में इसी संबंधित मिलती जुलती कुछ बातें बताओ। 1985 के अंदर एक केस आया, मैं केस सुना रहा हूँ ऐसे, उनको इनकी केवल एक लाइन ही याद करनी है, फिर भी मैं केस सुना। हाँ, 1985 के अंदर एक केस आया जिसको कहा जाता है साहबानोवाद। वापस रिवीजन करा दूंगा। हाँ, 1985 के अंदर एक केस आया जिसको क्या कहा जाता है? साहबानोवाद। और साहबानोवाद बेसिकली, साहबानो मतलब बानो लगता है तो वो मुस्लिम संप्रदाय की होती है। तो साहबानो 62 साल की महिला थी। कितने साल की महिला थी? 62 साल की महिला थी, और उसके पति ने उसको दे दिया तलाक। क्या दे दिया? उसके पास तो पैसे तो क्या ही नहीं, अब गुजारा कैसे करे? पहले तो मस्त रहती थी। तो फिर वो कोर्ट में चली गई। कहाँ चली गई वो? और कोर्ट में जाकर के कोर्ट से गुहार लगाएगी, प्लीज तलाक हो गया, तलाक के बाद में थोड़ा गुजारा भत्ता हम लोगों को मिलना चाहिए। तो साहबानोवाद में कोर्ट ने कहा कि हाँ, तलाक होने के बाद भी गुजारा भत्ता देना है। तलाक होने के बाद में जब तक ये सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाए ये महिला, तब तक उसको देना है। हालांकि 3 महीने था, लेकिन जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाए तब तक उसको क्या देना पड़ेगा? गुजारा भत्ता। ये 1985 की बात है। कभी ये 1985 में साहबानोवाद, ऐसे याद दो, साह मतलब मतलब साथ में मुझे गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा, समझिए। तो तलाक के पश्चात गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, साहबानोवाद। ठीक है, और ये लिखा है कि गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, वरना मैं सीआरपीसी की 125 धारा लगा दूंगा। एक है 1995, एक तो 85, एक है 95 के अंदर 10 साल बाद में एक और आया केस, उसको कहा जाता है सरला मुदगलवाद। कौन सा वाद? सरला मुदगल। ऊपर तो साहबानो, नीचे सरला।
सरला, शाह बानो, सरला और सायरा बानो। सायरा बानो सह वाला ऐसा। तो पहले तो ये वाला शाहजी शाह, उसके बाद में सरला मुदगल। और सरला मुदगल बाद के अंदर सरला मैडम थी, वो कई सारे लोगों को लेकर के कोर्ट में चली गई। एक्चुअली में क्या होता था कि हिंदू पुरुष है, हिंदू पुरुषों को ने सोचा कि यार दूसरी शादी करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जो बना हुआ है 1955 का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक कि पुरानी पत्नी आपकी जिंदा है। तब तक आप, महिला को भी कहा गया कि जब तक आपका पति जिंदा है तब तक आपको, वही आपका सुहाग है, वही आपके यहाँ का तिलक है, ठीक है। उसके अंदर लिखा हुआ आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। जबकि मुस्लिम लॉ जो लिखा हुआ है वो 1937 वाला, उसके अंदर है कि जब मुस्लिम व्यक्ति है तो मुस्लिम व्यक्ति 2-3 शादियां कर सकता है। और हिंदू लोगों ने सोचा, हिंदू लोगों ने किसी ने शादी कर ली, अब उसको मजा नहीं आया, नहीं आया, और करनी है मुझे क्या करनी है, और करनी शादी। और इतने में किसी ने बताया कि ये पड़ेगी नहीं, ये और करेगा, पकड़ के ले जाएंगे पुलिस वाले, कोर्ट में केस हो जाएगा तेरा, तू हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इलीगल है मामला, दूसरी नहीं कर सकता। उसने कहा हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं के लिए चलता है, आज से मैं मुसलमान बनूंगा, आज से मैं क्या बनूंगा। और वो धर्मांतरण कर लेता है। वो क्या कर लेता है, पुरानी पत्नी बैठी है, वो बैठी रह जाती, वो कह देता है कि ओम अल्लाह अकबरम, ऐसा करके वो क्या कर लेता है, धर्मांतरण कर। धर्मांतरण जैसे किया और उसने साइन कर दिया कि मैं आज से मुस्लिम हो गया हूँ और उसके बाद दूसरी शादी कर सकता हूँ, अब तो मैं मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग चलूंगा, 37 का बना हुआ है, और अब मैं दूसरी तीसरी चौथी शादी कर सकता हूँ। सरला मुदगल चली गई, सरला है जी, सरला मैडम कहाँ चली गई, कोर्ट में जाकर ये ऐसे कर रहे हैं, ये हिंदू इधर आ जाते हैं, फिर वो शादी कर लेते हैं, समझ पा रहे। तो फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप अगर शादी के लिए धर्मांतरण कर ले हो तो ये अवैध है। अगर आपने धर्मांतरण करी, पहली पत्नी है और धर्मांतरण करके आप शादी कर रहे हैं तो ये इट इज इलीगल। ये कैसा है, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते कि दूसरे विवाह तो अगर धर्मांतरण करते हो तो नहीं कर सकते। पहली पत्नी अगर जिंदा है तो दूसरी आप नहीं ला सकते। ऐसा का हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, इसकी धारा 5 के अंदर भी लिखा हुआ है कि विवाह के समय अगर आपका साथी, आपकी सहयोगी जिंदा है तो आप दूसरे विवाह नहीं कर सकते। तो ये बहुत मुस्कुरा रहे हैं, संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक नहीं। चलो हम लोग आगे बात करें। उसके बाद में 2017 के अंदर एक एक्ट आया, उसका नाम, एक जो केस आया उसको कहा जाता है शायरो, और शायरा के अंदर शायरी बोल दी। क्या बोल दी, तलाक तलाक तलाक। शायरी कौन सी बोली, तलाक तलाक। तो शायरा बानो के अंदर जैसे ही शायरा बानो को शायरी सुनाई, तलाक तलाक तलाक, उनका विवाह हो गया विच्छेद। शायरा बानो तो ये ऐसी कौन सी शायरी यार, एकदम से अब तो मुझे पास में नहीं आने देता है, उधर भगा दिया। एक शायरी बोली और शायरा बानो उस शायरी को याद की, क्या बोला था, और चली गई कोर्ट में। कोर्ट में जाकर के कहा कि प्लीज सर, उन्होंने एक शायरी सुनाई, अब मुझे घर के अंदर एंट्री नहीं है। उन्होंने कौन सी सुनाई थी, तलाक तलाक तलाक, तलाक के बिद्दत, उसको क्या कहते, तो तलाक के बिद्दत। उसने कहा तलाक के बिद्दत नहीं, वैसे 3 बार तलाक बोला और उसके बाद में घर की डेयरी के अंदर एंट्री नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और कोर्ट ने कहा कि कोई भी 3 तलाक वाली व्यवस्था को अपनाएगा नहीं। 3 तलाक बोल दिया और विवाह खत्म, ऐसा कोई होता है, मना कर दिया उसने। कोर्ट ने कह दिया अब 3 तलाक वाली व्यवस्था खत्म। कौन से वाले वाद के अंदर, शायरा बानो वाद के अंदर, क्लियर। तो शायरा बानो वाद 2017 के बाद में 3 तलाक व्यवस्था बंद कर दी। ये वाला बात क्लियर हुई। हाँ, इनको टेंशन हो रही है, इधर ध्यान दो, एक बार इनको एक बार रिवीजन कर लेते, उसके बाद में समझते हैं सारी चीजें। तो आप लोग कहाँ तक समझ गए, 44 तक समझ गए। ये बेसिकली ये वाद है, ये केवल याद करने के लिए थोड़ा थोड़ा कि इस शाहबानो वाद के अंदर तो कि साथ नहीं है फिर भी गुजारा बत्ता, सह बानो, सह मतलब साथ नहीं है फिर भी गुजारा बत्ता लूंगी। और फिर दूसरा कौन सा है, सरला मुदगल वाद के अंदर क्या है कि सरल सी लड़की है, वैसा दूसरी और शादी कर ले तो धर्मांतरण अवैध है। शादी के लिए धर्मांतरण अवैध है, धर्मांतरण कर सकते हो लेकिन शादी करने के लिए कर लिया तो। उसके बाद में शायरा बानो के अंदर शायरी कौन सी, 3 तलाक वाली व्यवस्था, उसको बंद कर दिया 2017, 1985, 1995, 2017, तो 2017। उसके बाद ये लिखा टी मतलब टी कृष्णाचारी नहीं है, ये है तलाक, ट्रिपल वाला तलाक। आर्टिकल 45 के अंदर लिखा हुआ कि बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना है। तो नहीं, बच्चों के लिए अनिवार्य से भेजना नहीं है, वो तो गवर्नमेंट भेजेगी, गवर्नमेंट व्यवस्था करेगी, बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करेगी, निःशुल्क
निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करेगी। कौन करेगी? राज्य। ठीक है, तो राज्य निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करेगी। कहाँ लिखा? आर्टिकल 45। हम लोग 45 46 47 पढ़ते हैं आप लोग। 45 के अंदर लिखा हुआ निःशुल्क शिक्षा का उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अंदर बहुत खास बात बताता हूँ, बहुत माइनर सी बात बताता हूँ कि जब अपना मूल संविधान जब बनाया गया था, मूल कॉपी है, उस कॉपी को पढ़ा तो इस जगह पे लिखा हुआ था कि 14 साल के बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कैसी शिक्षा दी जाएगी? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी गवर्नमेंट 14 साल के बच्चों के लिए। समझे बात को? 14 साल के बच्चों के लिए मूल संविधान में लिखा हो कि 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी गवर्नमेंट। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि अगर वो नहीं भी करे तो भी हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते। समझ रहे? फिर बाद में सब लोगों को पता चला कि यार ये तो 14 साल तक ये करे नहीं करे, तो 14 साल तक ये तो मत करो, आप तो हमारे 6 साल तक ये कर दो। 6 साल तक के तो अनिवार्य शिक्षा गवर्नमेंट प्लीज कर दो। और 6 से जो 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक और आर्टिकल लिखा हुआ है जिसका नाम है 21 है, फंडामेंटल राइट है, हमारे मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार हमारा है, अगर कोई चीज हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान के अंदर मौलिक अधिकार वाले एरिया में लिख दिया है हमारी बात, तो फिर तो हम लिया मानेंगे, फिर तो हम लिया मानेंगे कि 6 साल तक के बच्चे हैं तब तक तो गवर्नमेंट की इच्छा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 6 साल तक का। तो शुरू में तो 14 साल तक लिखा हुआ था, लेकिन बाद में चेंज किया इसको। बाद में क्या किया हम लोगों ने? 86वें संविधान संशोधन से हम लोगों ने चेंज किया और यहाँ लिख दिया कि आप 6 साल के बच्चों तक को तो आप दे दो, डीपीएसपी के अंदर तो 6 साल के बच्चों तक, और 6 से 14 वर्ष के बच्चे हम तो लिया ही मानेंगे, क्योंकि उसको हम लोगों ने संशोधन करके मौलिक अधिकार के अंदर डाल दिया। 21A, आर्टिकल 21A में मौलिक अधिकारों के अंदर भी संशोधन किया और वहां 21A डाला। 21 के अंदर तो हमारी स्वतंत्रता है, तो 21A में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? 21A में डाल दिया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। किसका अधिकार है? अब अधिकार है तो लिया ही मानेंगे, तो वहां वाली बात तो हम लोग लेंगे। और 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे या 6 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे, यहाँ कितना रख दिया इन्होंने? पहले 14 था, अब कितना रख दिया? 6 तक रख दिया। अब आप भूल जाओगे, लोड मतलब इतना लोड नहीं लेना, लोड बड़ा वाला लोड आ गया, उतारो वापस उतारो धीरे धीरे। तो निःशुल्क विधिक सहायता 45 के अंदर, सॉरी निःशुल्क शिक्षा जो है वो निःशुल्क शिक्षा 45 के अंदर है। 45 में पहले था कि 14 साल के बच्चों को गवर्नमेंट देगी निःशुल्क शिक्षा, बाद में हम लोगों ने संशोधन कर दिया, लिख दिया कि 6 साल के बच्चों को दे दो, दे तो पाते नहीं हो, 6 साल तक कोई दे दो। 45 याद हुआ? 46 के अंदर लेकिन शिक्षा शिक्षा ही दोगे क्या? आरक्षण भी दो, शिक्षा शिक्षा ही दो, आरक्षण भी दो थोड़ा, SC ST और OBC के लिए आरक्षण, SC ST OBC के लिए आरक्षण। तो ये सारे आरक्षण के भागीदार हैं, कौन कौन नहीं है? तो चलो SC ST वालों को और OBC वालों को आरक्षण की व्यवस्था 46 के अंदर, तो उनको क्या देना है? लेकिन कई बार नहीं देती हो, उसकी इच्छा है, वो नहीं देती है, कोई समझा नहीं, लेकिन वो घटा नहीं सकती, घटा दे तो हंगामा मच जाता है। तो बढ़ा नहीं पा रही है, लेकिन वो सोच रही है घटा नहीं सोच रही, घटा नहीं पा रही है। चलो 45 शिक्षा, 46 आरक्षण, फिर 47 पे चलते हैं। 6 से 47 से शराबबंदी, स्कूल होगी, स्कूल के आसपास शराब बिक रहा है, शराबबंदी, शराबबंदी। अब मुझे बताओ कि शराबबंदी गवर्नमेंट ने कर दी है क्या? क्यों नहीं करी? यहाँ लिखा हो कि शराब बंद करना है, इसलिए नहीं की क्योंकि वो नहीं भी करे तो हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते, वो बाध्यकारी नहीं है। समझे बात को? तो शराबबंदी 6 से 47 से शराबबंदी, तो स्कूल आएगी, देखिए क्या आएगी? स्कूल आएगी, आरक्षण आएगा और शराबबंदी। ओके, तो शराबबंदी, और शराबबंदी कर देगी तो फिर किसको बढ़ाएगी? शराब को तो बंद कर दिया, तो बढ़ाएगा किसको? पोषाहार को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? शराबबंदी, मद्यपान निषेध, पोषाहार अभिवृद्धि। पोषाहार में ये वाली बात भी यही लिखी हुई, ये वाली भी 47 में लिखी है, और फिर पोषाहार बढ़ा करके आपके स्वास्थ्य को बढ़िया बनाओ, ये बात कहाँ लिखी है? 47 के अंदर। फिर बाद में कहा, बहुत सिस्टम से लिखी है उन्होंने, फिर उसके बाद में कहा कि पोषाहार तो हम लोग बढ़ा लेंगे, शराबबंदी आप कर दोगे, पोषाहार को बढ़ा लेंगे। पोषाहार कहाँ से लेंगे? खेतों से। कहाँ से लाओगे? खेतों से। खेतों से उन्होंने कहा कि भाई साहब पोषाहार है खेतों से, कृषि और पशुपालन को भी बढ़ावा देना है, कृषि और तो 47 के अंदर तो शराबबंदी और पोषाहार बढ़ाना, 48 के अंदर कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन। और पशुपालन की बढ़ोतरी कैसे करनी है? नस्ल सुधार करना है। क्या करना है? नस्ल सुधार करना। और नस्ल कहाँ लिख दिया? कहाँ गया?
नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और उनका संरक्षण करना, गोवध निषेध, गाय दूध देती है उसको भाई साहब मारे क्यों, तो गोवध निषेध, ये भी कहाँ लिखा हुआ है, गोवध वहीं लिखा जाएगा, गाय एक पशु है तो जहां पशुपालन लिखा हुआ वहीं लिखा हुआ। तो बताओ गोवध निषेध कहाँ लिखा हुआ है, ये 48 के अंदर। 47 में शराबबंदी, कोसार भी 47 में, और 46 में आरक्षण, 45 में स्कूल, स्कूल हो गया। स्कूल में अब 6 तक है या अब भी 14 तक ही है, यहाँ 6 तक, 6 तक, वेरी गुड। 14 तक तो वो आती नहीं, गवर्नमेंट को नहीं आती 14, ठीक है। उसके बाद में कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम लोग, 45, 45 के बाद 44 समान 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 नागरिक संहिता। फिर आप लोग वापस चलिए 43, 42, 41, ठीक है, वहां से निकालोगे। उसके बाद में 41 हो गया, 41 के 39, 40, 40, 41, 40 के अंदर 40 में पंचायत, और 39, 39 में खूब सारी बातें, और 38, 38 के अंदर लोक कल्याण की अभिवृद्धि और सामाजिक आर्थिक राजनीति न्याय, और फिर 37, 37 के अंदर कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, और वापस राज्य, उल्टे भी समझिए, ठीक है, अब कह रहे कि बहुत समझ नहीं आता। 48 हो गया। अब 48 में पहले यहाँ था कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, क्योंकि किसको तो रोकना है, शराब को रोकना है, पोषार को बढ़ाना है, और पोषार कहाँ से मिलेगा, वो जस्ट इसके आगे वाले आर्टिकल में लिख दिया कि कृषि से मिल जाएगा या पशुपालन से मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, मक्खन मिल जाएगा, राबड़ा मिलेगा, तो वो पोषार ही है, तो यहाँ से मिलेगा। फिर बाद में कहा कि यार इसके जस्ट बाद में था राष्ट्रीय स्मारक, इसके बाद में क्या था, फिर गवर्नमेंट को अप्लाई नहीं यार, गाय का संरक्षण करोगे, लेकिन गाय को खुद को भी तो पोषार चाहिए, खुद को भी पोषार चाहिए, आपके पोषार के लिए आप गाय को बचा लोगे, गोवध नहीं करोगे, लेकिन गाय को भी तो बचना है, उसको भी पोषार चाहिए, तो गाय के लिए भी पर्यावरण की, वन की सुरक्षा करो, समझ आ रहा है, तो पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की भी सुरक्षा करो, तो वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व भी किसका है, गवर्नमेंट का, तो वन्य जीवों का दायित्व है कि वन को बचाना है, तो इसी के अंदर ऐड किया फिर बाद में 48A, बताओ ए आ गया तो कौन सा होगा, 42, ठीक है, 48A से पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व राज्य का होगा, गवर्नमेंट का दायित्व होगा कि पर्यावरण की सुरक्षा करेगा, वन का करेगा, और वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीव भाग जाएंगे, शेर नहीं रहता जिस जंगल में, तो हम लोग उसके अंदर घुस जाते, काट लेते हैं समझिए। उसके बाद में 49, इट इज नॉट 49, इट इज 49, ओके। 49 के अंदर लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्मारक, क्या लिखा है, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक होंगे, राष्ट्रीय स्मारक जैसे ताजमहल है, आप ताजमहल को ढलडा नहीं सकते, ताजमहल को आप, ताजमहल पे आप पत्थर नहीं फेंक सकते हो, समझ आ रहे, कांच तोड़ दो आप लोग, मुमताज की लग जाए, उसकी लग जाती है, मुमताज बहुत परेशान हो जाती है, समझ आ रहे, लेकिन कहते हैं ना कि कद्र करनी है किसी की तो जीते जी कर लो, ताजमहल तो खुद मुमताज ने नहीं देखा, समझ आ रहे, तो जिसके लिए बनवाया वो खुद तो देख के नहीं गई, हालांकि उसकी खूब कदर करता था, साल मस्त लगता था। 49 आर्टिकल, आर्टिकल 49 में लिखा हुआ है कि आपको राष्ट्रीय स्मारक है उनकी सुरक्षा करनी, उनकी क्या करनी, तो राष्ट्रीय स्मारक है, और वो राष्ट्रीय स्मारक भी, राष्ट्र में तो खूब सारे स्मारक है, ऐसे कि यहाँ वो मेरे दादाजी की छतरी है उसकी सुरक्षा करो, उसके पत्थर नहीं फेंकेगा, ऐसे तो राष्ट्र में तो खूब सारे स्मारक है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक होना चाहिए, कैसे महत्व का, ये बाद में जोड़ा ये शब्द 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में जोड़ा कि राष्ट्रीय महत्व की होना चाहिए, कौन से महत्व की, राष्ट्रीय महत्व की, कि देश के लिए महत्व का होना चाहिए, ताजमहल है विश्व अजूबों में से एक है, तो देश के लिए महत्व है, इससे पहचान होती है कि जैसे हम लोग 7 अजूबे पढ़ते हैं तो दूसरे देश के भी 7 अजूबे पढ़ते हैं, हमारा ताजमहल पढ़ लेते हैं हम लोग, तो राष्ट्र के लिए महत्व है, देश ऊपर उठता है उससे, तो राष्ट्रीय महत्व के जो राष्ट्रीय स्मारक है उनका ध्यान रखना, उनका क्या रखना, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 में 50-50, 50 में 50-50 आधा आधा कर दो, हाँ, कुलधरा में जो कुलधरा वाले को पकड़ लिया था उन्होंने, वहां जो मिस्टेक कर रहे थे, कुछ लोग मिस्टेक कर रहे थे, आर्टिकल 49 इन वैसी कॉपी इधर बना ले तो उसको हटा सकते हैं, तो उसको हटा सकते हैं, उसका पर्यटन की दृष्टि वो गवर्नमेंट सोचेगी, गवर्नमेंट बाध्यता नहीं है, गवर्नमेंट आगे पकड़ भी सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं भी पकड़े आपको, समझ पा रहे, तो संरक्षण करे तो ठीक, नहीं भी करे, कई बार तानाशाह हो जाती, तो जैसे आप लोग चाइना वाला एरिया देखोगे, तो वहां पर हालांकि वो तानाशाही प्रवृत्ति में तो नहीं आते,
लेकिन एक है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया में जो एक व्यक्ति बैठता है बहुत ज्यादा तनाशा है, समझ रहे हो? उसकी गर्लफ्रेंड की वो गोली मार दी थी उसने, सच में कसम से, बड़ी सभा के अंदर ही ऐसा आदमी है। चलो आर्टिकल 50, चलो हम लोग आर्टिकल 49 में क्या है बताओ, कौन बता सकता है आर्टिकल 49? राष्ट्रीय स्मारक, तो राष्ट्रीय स्मारक है आर्टिकल 49। 48, 47, 47 में क्या है? शराबबंदी। शराबबंदी, प्रसार को बढ़ाना, और प्रसार को बढ़ाओगे तो कृषि, फिर कृषि के बाद में उनको पशुपालन भी, पशुपालन को चरने के लिए भेज दो पर्यावरण के अंदर, वन के अंदर, ओके। उसके बाद में फिर राष्ट्रीय स्मारक। चलो ऐसे मान लीजिए कि पशुपालन है, पशु पाले हम लोगों ने, फिर उनको इसी के अंदर हम लोगों ने वन के अंदर भेजा, वन के अंदर उनको वन्य जीव खा गया, तो फिर उनका स्मारक बनाया। याद कर लो अपने हिसाब से। चलो आर्टिकल 50, 50 के अंदर है कि 50-50 रहना है, मिक्स नहीं होना, 50-50 मिक्स नहीं होना है, 50-50। और 50-50 किस किस को रहना? एक तो रहता है कार्यपालिका को, ये रहना न्यायपालिका। किस किस को रहना है? पिछले दिनों मोदी जी और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजीआई थे जो थे, वो दोनों एक जगह बैठे हुए पाए गए, तो हंगामा मच गया था सोशल मीडिया पर कि अगर न्यायपालिका और प्रधानमंत्री एक साथ बैठते हैं तो इसका मतलब तो प्रधानमंत्री कोई भी निर्णय लेंगे तो हम लोग न्यायपालिका में जाएंगे तो ये प्रधानमंत्री के पक्ष में बोलेगा। समझ पा रहे हो? जैसे मान लीजिए जो स्थायी कार्यपालिका, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, स्थायी होती है, अस्थायी। ये तो विधायी कार्य होती है, ये तो अस्थायी कार्यपालिका, ये तो अस्थायी सरकार। ये एक स्थायी सरकार होती है जिसमें कलेक्टर साहब होता है, कोई नहीं रहता, जो कलेक्टर साहब पूरा जिला संभाल लेते हैं। तो मान लीजिए कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब और हाई कोर्ट के जो जज हैं वो दोनों मिले जुले, दोनों पास पास में बैठे हैं, खाना खाते हैं, मस्त रहते हैं दोनों, और गाने सुनते हैं। एक ईयरफोन ये लगाता है, एक वो लगाता है, फोन एक ही चलता है, समझिए। और कलेक्टर साहब ने अपना जो वो एरिया है, उस एरिया के अंदर कोई अव्यवस्था कर दी, समझ पा रहे हो? अव्यवस्था जैसे कि उसके बाद में हम लोग को भाग के जाना पड़ेगा कोर्ट में, कोर्ट में कि हम लोग प्लीज प्लीज कलेक्टर साहब ने ऐसा ऐसा कर दिया, उन्होंने कलेक्टर साहब क्या नाम है, ऐसे करके हमें भगा दिया, जज साहब ने हमको भगा दिया ऐसे, तो बताओ फिर न्याय कहां पहुंचा सबके पास? समझ पा रहे हो? तो गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखेगी कि कोई भी पास में नहीं बैठेगा, 50-50 रहेगा, न्यायपालिका एक तरफ रहेगी और कार्यपालिका एक तरफ। तो मोदी जी के जो कोई भी प्रोग्राम होगा तो सीजीआई नहीं आएगा, नहीं आते हैं, पार्टियों में नहीं आते हैं, दोनों चाय बैठ के नहीं पीते हैं, कभी नहीं पाई जाएगी, नहीं करते हैं। अब अंदर की, चलो ध्यान दो, ठीक है। 50 के अंदर 50-50 कौन कौन? कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके अंदर 51 और लास्ट में 51। फिर आर्टिकल पहुंच गए लास्ट में, अब चिंता नहीं करनी है, लास्ट रह रहा है 51। और इतना पढ़ लिया तो हम लोग परेशान हो गए, चलो विदेश में, लास्ट में चलो विदेश नीति, लास्ट में है विदेश नीति की प्रारंभिक अभिव्यक्ति कहीं पर होती है तो वो होती है आर्टिकल 51 के अंदर। 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल है हमारे डीपीएसपी के अंतर्गत, और वो जो है उनके अंदर 51वां जो है वो विदेश नीति। वो क्या है? विदेश नीति। विदेश नीति की अभिव्यक्ति कहाँ होती है? 51 में। याद रहेगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है आपके। एक तो विदेश नीति आपके सिलेबस में खुद भी लिखी हुई है, तो वो डायरेक्ट यही पहुंचे विदेश नीति कहाँ दिखती है, आप बता देना यहाँ दिखती है, यहाँ 51 में। फिर इसके अंदर भी 4 बातें हैं, इसके अंदर भी सब टॉपिक छोटे छोटे बना रखे इन्होंने, नोट्स बनाए इन्होंने। तो पहला नोट्स के अंदर पहली लाइन इन्होंने लिखी कि जो विदेश नीति मतलब विदेशों के साथ में हमारे संबंध कैसे होने चाहिए। पहले शांतिपूर्ण संबंध होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? तो सरकार का कर्तव्य होगा कि राज्य क्या काम करेगा कि शांति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने की कोशिश करेगी। क्या करेगी? शांति सुरक्षा में वृद्धि करेगी। एक तो शांति बनाए रखेगी, ऐसा नहीं कि अशांति पैदा कर ली, कोलाहल पैदा कर दिया और दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया, ऐसे नहीं। थोड़े शांत शांत सब देशों को जाकर के शांत, ओके, शांति बनाए रखनी सबसे पहले तो 51 का एक है शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, शांति बनवानी और देश की सुरक्षा करनी, सुरक्षा में। दूसरा ये हो गया शांति और सुरक्षा। उसके बाद में दूसरा है कि हम लोग किसी भी देश के पास दूसरे के अंदर होगा कि दो जो देश होंगे उनके बीच में मित्रवत संबंध बनाने, उनके बीच में क्या बनाने? सम्मानजनक संबंध। कैसे संबंध? सम्मानजनक। तो दूसरे के अंदर है सम्मानजनक संबंध, पहले के अंदर तो शांति, दूसरे के अंदर संबंध, ठीक है। ये देखो, इसको देखो ध्यान से, यहां देखना आप लोग। तो पहले के अंदर तो शांति, शांति बना ली, फिर दूसरे के अंदर है यहां से लेकर के यहां तक दोनों के बीच में
शांतिपूर्ण, मतलब वो संबंध बनाने, सम्मानजनक संबंध बनाने। कैसे बनाने? सम्मानजनक। तो दूसरे का भी सम्मान करना, अपना भी, और मित्रता की भावना रखनी। तो ये दूसरा हो गया। तो 51 का दूसरा ये। तीसरा है, ये वाला तो हमारे पास पहले। तीसरा इन दोनों के बीच में ये हो गया प्लस। प्लस होने का मतलब संधि। संधि, दो देशों के बीच में संधि रखनी है। क्या करनी है? और संधि का सम्मान भी करना है। संधि का क्या करना है? सम्मान करना। कितना आसान है कि राष्ट्र के मध्य न्याय संगत सम्मानजनक संबंध तो कहेंगे, सम्मानजनक संबंध 2, और शांति 1, सम्मानजनक संबंध 2, 3 के अंदर संधि। संधि होगी तो उनके बीच में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति हमें आदर रखना है। क्या रखना है? आदर रखना है। संधि होगी तो संधि है, संधि नहीं करनी है, संधि का ध्यान भी रखना है। उसने कहा था कि आपको ये काम नहीं करना है और हम लोगों को वो काम नहीं करना है। सम्मान करना उस संधि का, संधियां नहीं तोड़नी। चलो, उसके बाद में चौथा है कि फिर भी आप लोग संधि तोड़ सकते हो। अगर संधि टूट जाए, विवाद हो जाए, क्या हो जाए? तो विवाद हो जाए तो खुद ही लड़ना मत, खुद ही लड़ना मत। किसी मीडिएटर को बुलाना और सुलझाना करना। क्या करना? सुलझाना। मीडिएटर चाहिए। सुलझाने के लिए क्या चाहिए? ये चौथा। ये पूरे के पूरे आपके डीपीएस के। कितना आसान है? बहुत आसान। आप लोगों ने एक साथ पढ़े हैं, तो जिन्होंने पहली बार पढ़ा है तो थोड़ा हो सकता है कि माइंड में कैप्चर नहीं हो रहे वो चीजें, लेकिन मेरा दावा है कि आप लोग इनको प्रयास करोगे तो ये सीख सकते हो। बहुत कठिन नहीं है। तो एक बार तो मैं यहाँ से यहाँ तक रिवीजन करवाता हूँ, फिर आगे की 2 बातें और बता देता हूँ। आर्टिकल 36 में राज्य है, और 36 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या है कि सरकार होगी, संसद होगी, कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, और क्या होगी? पंचायत होगी, नगरीय निकाय होंगे, अन्य प्राधिकारी होंगे। वेरी गुड। उसके बाद में आर्टिकल 36 के बाद में 37 में क्या है? प्रवर्तन नहीं है। ओके। 37 के बाद 38 के अंदर लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगी, जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। उसके बाद 38 39 के अंदर खूब सारी बातें, ABCDEF। ए के अंदर लिखा हुआ समान रोजगार, बी के अंदर लिखा हुआ भौतिक संसाधन, सी के अंदर लिखा हुआ है सेंट्रलाइजेशन, और डी के अंदर लिखा हुआ है समान कार्य समान वेतन। उसके बाद में ई के अंदर लिखा हुआ है कि वो जो महिला होंगे, पुरुष होंगे, वो होंगे, उनकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। और एफ के अंदर क्या लिखा हुआ है कि बच्चे जो होंगे उन बच्चों का भी वातावरण का ध्यान रखेंगे। ओके। एफ के बाद में 39 निःशुल्क विधिक सहायता। वेरी गुड। तो निःशुल्क विधिक सहायता। उसके बाद में 40 पंचायतें, 41 दशे हो गए, दशाएं। कौन कौन सी दशाएं? काम, शिक्षा और लोक सहायता। काम, शिक्षा और रोजगार एवं लोक सहायता। बी के और 42 के अंदर मानवोचित दशाएं। वेरी गुड। और प्रसूति सहायता। और 43 के अंदर क्या? नी से निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी। 43A 43B 43B। तो प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। उसके बाद में सहकारी समितियां तो 97 संशोधन, और वो है 42वां। ए तो 42वां। उसके बाद में यहाँ तक सीखिए। उसके बाद में 44 में क्या होगी? समान विधिक सहायता नहीं, नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसके अंदर एक तो कौन कौन सी है बताओ? साहिरा बानोवाद के अंदर तो ट्रिपल तलाक। साहिरा बानो के अंदर तो एक है सरला मुद्गलवाद, कि सरल लड़की थी तो धर्मांतरण नहीं करना है, सरल लड़की देख रहे धर्मांतरण के दूसरी शादी नहीं करनी, सरला मुद्गलवाद। एक था साहिरा बानो हो गया शाहबानोवाद। एक कौन सा है? शाहबानो, सहबानो। साथ नहीं है फिर भी पैसे लेंगे, साथ नहीं है फिर भी गुजारा बता लेंगे। वेरी गुड। आप लोग सीखे। तो 1985, 1999 और 2017। वेरी गुड। उसके बाद में क्या है? 45 के अंदर है कि आप क्या करोगे? पढ़ाई। और पढ़ाई मूल के अंदर तो लिखा हुआ था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को देनी, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत लिख दिया कि आपको 6 तक के बच्चों को तो दे दो कम से कम। दे तो पाते नहीं हो, स्कूल खोल पाते नहीं हो, तो ये वाले 6 तक के बच्चों को दो कम से कम। 6 तक के बच्चे आंगनबाड़ी वाला मामला था। फिर 46 के अंदर उसके साथ में आरक्षण दो, SC ST OBC। उसके बाद में शराबबंदी। 47 में शराबबंदी, आसपास शराबबंदी रखनी है। पोषार को बढ़ावा देना, और पोषार कहाँ मिलेगा बताओ? कृषि और पशुपालन। तो ये हो गया 48। और 48 में ए, 48A बताओ? 48A में पर्यावरण हो गया, वन वन्य जीव। तो आपको खरगोश खा जाए तो खरगोश को मारना नहीं, उसकी सुरक्षा करनी। ये कहाँ लिखा? 48A। वेरी गुड। उसके बाद में 49 के अंदर लिखे होंगे जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है। बताओ राष्ट्रीय स्मारक या राष्ट्रीय महत्व के राष्ट्रीय स्मारक? राष्ट्रीय महत्व की होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय महत्व शब्द जोड़ा गया 7वां संविधान संशोधन 1956। वेरी गुड।
उसके बाद में 50 50 के अंदर 50 50 कर दो, कार्यपालिका और न्यायपालिका को 50 51 51 के अंदर है विदेश नीति, और विदेश नीति कहाँ देखने को मिलती है? हमारे यहाँ देखने को मिलती है 51। और उसमें ए बी सी डी मतलब 4 है। पहला तो है कि शांति रखनी है, पहले तो दिल के अंदर थरता रखनी है, क्या रखनी? थरता रखनी है, शांति रखनी, और शांति और सुरक्षा रखनी है, सुरक्षा भी करनी है। इतना शांत भी नहीं हो जाना कि सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, शांत परमानेंट शांत हो गए, असुरक्षा हो गए, शांति प्लस सुरक्षा। फिर दो के अंदर क्या है? सम्मानजनक संबंध रखने, सम्मानजनक संबंध। फिर 3 के अंदर उनके बीच में संधि कर देनी। फिर डी के अंदर संधि में अगर विवाद हो गया तो मध्यस्थता, किसी को मीडिएटर को बुलाएंगे, तो मीडिएटर बुलाएंगे। ये आप लोग यहाँ तक सीख गए। उसके बाद में संशोधन जो किए गए, 42वें जो संशोधन किए गए, किससे किए गए? 42 नंबर से, जो 42वां संविधान संशोधन। क्या होता है संविधान संशोधन करते? पहला नंबर का संविधान संशोधन किया, इतने पत्ते जोड़ दिए, यहाँ भी जोड़ दो, यहाँ भी जोड़ दो, यहाँ भी जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो। तो ऐसे 42वें नंबर का संविधान संशोधन, पहला किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, ऐसे संशोधन हम लोग करते रहते हैं इसके अंदर संशोधन संविधान। तो ये 42वें नंबर का संविधान संशोधन। कितने नंबर का? 42वां 1976 में हुआ। कब हुआ? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय, इंदिरा गांधी जी को खूब करवाए उन्होंने। और 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी संविधान। इसको क्या कहा जाता है? छोटा संविधान। इतना संविधान संशोधन की ऐसा लगता है कि छोटा संविधान तो यही बन गया, इतने सारे संशोधन कर दिए, और इतना बड़ा तो हमारा संविधान ही है, तो इतने संशोधन कर दिए इसमें, तो इतनी बड़ी लिस्ट है इसकी। तो 42वें से ए वाले जोड़ दिए। कौन कौन से? कि 39A ये वाला, 39A निःशुल्क विधिक सहायता। उसके बाद में 43A, कहाँ गया 43A? ये लिखा 43A प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका। उसके बाद में एक है 48A में क्या? पर्यावरण वन वन्य जीव। ओके। उसके बाद में एक और जोड़ा गया जिसका नाम 39F। अभी मैंने डायरेक्ट में देखा, इस छोटे वाले को बता रखा है इन्होंने कि 39F जो है कि बच्चों वाला मामला, कि बच्चों को भी गरिमापूर्ण वातावरण देना है, तो ये भी इसी से जुड़ा गया। थोड़ा सा पढ़ लेना है। ए वाला तो आपको याद रहेगा। 44वां लिखा, 44वां के माध्यम से 38B जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया? 38B, इसको अलग से याद करना है। और 38B के अंदर, 38 में क्या था? 38 के अंदर था लोक कल्याण के विरुद्ध सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। क्या था? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। जब इसी में बी जोड़ा गया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया कि आय प्रतिष्ठा अवसर की समता, आय प्रतिष्ठा और अवसर की, ऐसा आप लोग पढ़ते हो उसमें कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और वो चीजें लिखी उन्होंने। आय प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता दूर करेंगे, मतलब समानता लाएंगे, ये लिख दिया 38B में। ठीक है, इसको पढ़ लेना, आप याद हो जाएगा। टेंशन नहीं कर, टेंशन कर टेम्पो वाला पिंग 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 बजाता रहता है दिन भर, और वो सवारी आती नहीं है, टेंशन में आ जाता है। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन से तो क्या किया इन्होंने? 7वें से किया है राष्ट्रीय महत्व शब्द जोड़ा। ओके, तो ये 44वां आप लोग सीख गए। 86वें से तो क्या किया है? वो बच्चे थे, उन बच्चों को कहा कि अब 6 साल तक के बच्चों को दे दो शिक्षा। उसके बाद में 97 से किया था सहकारी समिति जोड़ दी। तो आप तो पूरे सीख गए। और कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। मूल संविधान के अंदर थे, मौलिक कर्तव्य भी थे क्या? तो मौलिक कर्तव्य 42वें से लाए गए थे। ओके, उसके बाद में भाग 4 है, और 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर एक व्यक्ति हुए जिसका नाम है केटी शाह। क्या नाम हुआ? केटी शाह ने कहा कि ये तो चेक है। ये तो क्या है? चेक, क्योंकि बाध्यकारी तो है नहीं सरकार के, जिसे तो इसको लागू करती है और नहीं जिसे तो बंद कर देती है, तो योजनाएं ढंग से भी लागू नहीं करती है। तो केटी शाह ने एक बार कहा था कि ये बेसिकली एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया, क्योंकि बैंक मैनेजर साहब है तो उस चेक को क्लियर करे, वरना ये फेंक दिया। हमने चेक तुम्हारे पैसे निकाल दो मेरे, और उसने कहा कि मैं ऐसा कह दिया। तो इग्नोरेंस, तो सरकार भी ऐसे इनको इग्नोर कर देती है, ऐसे लिस्ट बना दी लेकिन काम करती नहीं है कुछ ढंग के। ऐसा कहा था केटी शाह ने, ऐसा किन्होंने कहा था? केटी शाह ने। तो आपको कुछ ऐसे शब्द और जो अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर ये इस पे काम नहीं करेगी सरकार तो चुनाव के समय उनको जवाब देना पड़ेगा। चुनाव के समय तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, उनको आप लोग याद कर लेना। कुछ हैं जिन्होंने कहा है कि कर्मकांडी आकांक्षा कहा है, तो ऐसे आप लोग उनको पढ़ लेना। ओके, एक व्यक्ति है जिसका नाम आस्टिन, उसका नाम क्या है? आस्टिन ने कहा कि राज्य की आत्मा है ये आत्मा पूरी ये क्या है? इसको निकाल दो तो फिर तो कोई सरकार और का कोई मतलब नहीं है, समझिए। जैसे आत्मा निकल जाती है ढांचे का क्या मतलब? तो ये आत्मा, ये कहा था आ से आत्मा, आ से आस्टिन आस्टिन ने कहा था कि आत्मा, याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ऑनलाइन वाला आप लोग भी पढ़ लेना।